सभी साथियों का एक बार स्वागत है स्टडी वेब ऑनलाइन पोर्टल पर। और हम एक बार पुनः लाइव आ चुके हैं। सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने स्टडी वेब ऑनलाइन पोर्टल पर। तो हमारी अभी की जो श्रृंखला स्टार्ट होने जा रही है, इसमें हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी की एमसीक्यू क्लास पर। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे कि हम लोग डेली की डेली ज्योग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी के होते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के होते हैं। तो ठीक है, फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए एक बार और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से निवेदन है वो सभी लोग जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें। ठीक है, हर प्रश्न के लिए आपको समय दिया जाएगा लगभग 10 से 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में आप मैक्सिमम 20 सेकंड टाइम में आप लोग रिप्लाई करें कि प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले बताइए मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, पाल्क खाड़ी किसके बीच स्थित है? पाल्क खाड़ी किसके बीच स्थित है, बताइए इसका आंसर। पहला है कच्छ की खाड़ी और खंपात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप और मालदीव द्वीप समूह के बीच में, या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रूप में। बताइए आंसर क्या हो सकता है इसका आंसर। तो देखिए, पाल की खाड़ी जो है वो दरअसल में मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में के बीच में है। इसका मतलब ये साउथ में है और मन्नार की खाड़ी वहां पाई जाती है जो तमिलनाडु के नीचे तट तक है, जहां बंगाल की खाड़ी तक की सीमा है। तो चलिए एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पाल की खाड़ी भारत के सबसे दक्षिणी क्षेत्रों में से है, ठीक भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, यह मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच एक जैव विविधता समूह है। मैंने बताया था, अगर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से, ये श्रीलंका है, ये श्रीलंका है और यहां पर एक भारत का अंतिम द्वीप है जिसका नाम है धनुषकोटी। ठीक है, अब यहां तक अगर देखा जाए तो ये एरिया आपका पाया जाता है, ये एरिया, इसके नीचे का एरिया आपका होगा हिंद महासागर का, ये पूरा हिंद महासागर का। और इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा इसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी, इसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी। ठीक है, जो मन्नार की खाड़ी कहलाती है। अब मन्नार की खाड़ी के साथ ये एरिया आपका पूरा यहां से यहां तक ये बंगाल की खाड़ी का है और यहीं पर एक पॉइंट आता है जिसे कहते हैं पाल्क खाड़ी। ठीक है, तो पालकारी भारत के तो बिल्कुल दक्षिणी क्षेत्र में है। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार करिए, किशनगंगा, गंगा, बैनगंगा, पैनगंगा उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित होने पर इन नदियों का सही क्रम क्या है? तो इन सभी नदियों का जो क्रम लगाना है आपको, वो उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित होने का सही क्रम बताइए। सबसे उत्तर में कौन सी है, फिर दक्षिण में कौन सी, बताइए आंसर। तो अगर मैं देखूं तो सबसे ऊपर तो गंगा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, तो हम गंगा को रखेंगे 1 नंबर पे, ठीक, उत्तर में। उसके बाद नंबर 2 पर आएगी, 1 मिनट, ये थोड़ा सा डायरेक्शन के आधार पूछ रहा है। डायरेक्शन है उत्तर से दक्षिण दिशा में। अब इसका मतलब क्या है, किशनगंगा उत्तराखंड में ऊपर है, फिर गंगा, बैनगंगा, पैन, बिल्कुल सही क्रम है, इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, ये बिल्कुल सही क्रम है 1 2 3 4। अब कैसे जरा देख लेते हैं। उत्तर दक्षिण दिशा के संबंध में उपयुक्त नदी का सही क्रम है किशनगंगा, गुरल के शहर से शुरू होकर यह नदी पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद शहर के पास झेलम नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये पाकिस्तान के एरिया में पाई जाती है। किशनगंगा कश्मीर क्षेत्र में भी स्थित है, कश्मीर क्षेत्र में भी बहती है, इसका उद्गम पाकिस्तान में है। गंगा आप जानते ही हैं भारत की देवी के रूप में अवतरित गंगा नदी है, ये उत्तरी नदी से होकर बहती है। बैनगंगा, ये बैनगंगा नदी भी है, एक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी की सहायक नदी के रूप में काम करती है। और पैनगंगा जो है वो महाराष्ट्र में स्थित गोदावरी की सहायक नदी है। पैनगंगा और पैन गंगा और बैनगंगा ये दोनों आपकी सहायक नदियां हैं, किसकी, गोदावरी की, महाराष्ट्र में। अंतर है, पैनगंगा नीचे है और बैनगंगा थोड़ा सा ऊपर है। तो इनका सही क्रम आपका ए है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, बताइए आंसर इसका। 3 में क्या करना है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यों और उनकी महत्वपूर्ण फसलों के सही सुलेमित, आपको जोड़े बनाने हैं, आपको जोड़े बनाने हैं कि कौन से जोड़े सही हैं। तो जोड़े क्या बनाने हैं, अब देखना है कि केरल, अगर केरल की देखें तो केरल में क्या क्या पाया जाता है। एक मिनट जरा पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों और उनकी महत्वपूर्ण फसलों के जोड़े सही सुलेमित हैं। ये पूछ रहा है कौन से सही सुलेमित हैं। अरे हाँ, ये तो देखना पड़ेगा,
यानी ये पूछ रहा है कि कौन से सही जोड़े हैं। अब जैसे केरल में टैपियोका, ठीक, महाराष्ट्र में कपास, पश्चिम बंगाल में जूट, गुजरात में मूंगफली। तो ये कह रहा है कि जोड़ों में क्या 1 2 3 सही है, क्या 1 2 4 सही है, क्या 1 3 4 सही है, या 2 3 4 सही है। तो गुजरात में मूंगफली सही है, पश्चिम बंगाल में जूट सही है, महाराष्ट्र में कपास सही है, केरल ये नहीं है, ये वाला गलत है। तो इसका मतलब 2 3 4 यानी डी वाला सही है। ठीक है, तो एक बार इसकी हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं, कुछ इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट दिए होते हैं। केरल, इस राज्य में कोको प्रसिद्ध फसल है, टैपियोका नहीं। महाराष्ट्र इस राज्य में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल जूट के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में मूंगफली एक प्रमुख फसल के रूप में मानी जाती है, इसलिए 2 3 4 सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 पर। 4 देखते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार दिए गए राज्यों के संबंध में प्रति परिवार व्यक्तियों की संख्या के संदर्भ में घरों का औसत आकार अनुक्रम सबसे पहले, सबसे कम, सबसे अंत में का पालन करता है। मतलब कौन सा क्रम पालन करता है। पहला है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, या उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। अब इसमें किसके अनुसार पूछ रहा है, परिवार के प्रति व्यक्ति आयु की संख्या के संदर्भ में औसत अनुक्रम। ठीक है, सबसे कम, तो सबसे कम पूछ रहा है, तो ये सबसे कम उत्तर प्रदेश में, फिर पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु, केरल, इसलिए डी सही है। इसका डी सही है। हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जल्दी से इसका। अब एक बार व्याख्या भी देख लेते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार परिवार के औसत आकार के उच्चतम पहले से निम्नतम अंतिम क्रम के संबंध में डी सही है, और सही अनुक्रम उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल है। इसकी गणना प्रति परिवार के, इसकी गणना कैसे की जाती है, प्रति परिवार के व्यक्तियों की संख्या को कुल परिवार से भाग देकर की जा सकती है, यानी कुल प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय वहां कम होगी जहां जनसंख्या ज्यादा होगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बताइए 5वां क्वेश्चन। देखिए इसमें सूची ए और सूची ए को मिलाना है आपको। कोलकाता की तुलना में मद्रास अधिक गर्म है। दूसरा है उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से। हिमालय में हिमपात होता है ऊंचाई की वजह से। पश्चिम बंगाल से पंजाब तक वर्षा कम होती है पश्चिमी अवसाद की वजह से। और सतलज गंगा के मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है समुद्र से दूरी की वजह से या अक्षांश की वजह से। अब इसमें से हमें छांटना है कौन सा सही है। तो कोलकाता की तुलना में मद्रास अधिक गर्म है, इसका कारण है अक्षांश की वजह से, जो अक्षांश रेखाएं हैं उसकी वजह से। तो 1 का 5 हो जाएगा। दूसरा है हिमालय में हिमपात, ये ऊंचाई की वजह से बिल्कुल सही है। तो एक आपका ऐसा विकल्प 5 और 2, तो 5 2 आपका यही वाला सही है। ठीक है, और सी का है पश्चिम बंगाल से पंजाब तक वर्षा कम होती है, इसका कारण है समुद्र से दूरी। ठीक है, और लास्ट है सतलज गंगा के मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, इसका कारण है पश्चिमी अवसाद। तो यहां उत्तर पूर्वी मानसून का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सी विकल्प सही है। अब कैसे जरा देख लेते हैं। ऊपर दी गई जलवायु परिस्थितियों की सूची में उनके कारणों के अनुसार उत्तर सही है। अक्षांश अंतर के कारण मद्रास कोलकाता की तुलना में अधिक गर्म है क्योंकि यहां भूमध्य रेखा के करीब है। ठीक है, दूसरा ऊंचाई हिमालय में अधिक हिमपात का कारण है। ऊंचाई हिमपात हिमालय में अधिक हिमपात का कारण है। ऊंचाई तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समुद्र से दूर स्थित क्षेत्रों के लिए वर्षा कम आई है, इसलिए पश्चिम बंगाल से पंजाब जाते समय वर्षा कम देखी जा सकती है। और चौथा है पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है। पश्चिमी जो हवाएं चलती हैं, पछवा हवाएं चलती हैं, उसके कारण से क्या होती है, शीत ऋतु में वर्षा होती है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका भी। अब चलते हैं 6 पर। 6 भी कुछ इसी तरीके का प्रश्न है, सेम है, बस एक तरफ 4 विकल्प है, एक तरफ 5 विकल्प है, आपको सही आंसर ढूंढना है। ठीक है,
तो इधर है डेकिन ट्रैप, ठीक है, डेकिन ट्रैप। तो डेकिन ट्रैप में क्या सही हो सकता है आपका? तो डेकिन ट्रैप का मतलब होता है क्रिटेशियस योसिन। दूसरा है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में होता है लेट सेनोजोइक। उसके बाद आता है अरावली, अरावली में होगा प्री कॉम्ब्रिजन। और उसके बाद आएगा नर्मदा जलोढ़ विक्षेप, तो इसका आएगा प्लेटेस्टोन, कैब्रियन को छोड़कर। इसका मतलब ये विकल्प आपका हो गया बी सही, बी वाला सही है। कैसे जरा देख लेते हैं एक बार। ड्रैकन ट्रैप मैंने बताया था क्रीटेस योसिन युग है, पश्चिमी घाट उत्तर सैनोजोइक युग है, अरावली प्री कंप्रियन युग है, और नर्मदा तापी जमा है, प्लेस्टेनी युग है। ठीक है, तो ये युग हैं जो आपको चट्टानों में पढ़ाए जाते हैं। तो अभी आप इनका केवल आंसर समझ लीजिए। चलिए अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 हो गया था, 7। भारत को उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए आधार के रूप में ली गई जनवरी समताप रेखा है। द जनवरी आइसोथर्म टेकन एज ए बेसिक ऑफ द डिवाइडिंग इंडिया इनटू ट्रॉपिकल एंड सब्स्टिट्यूट जोन। इसका आंसर है 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस का आंसर है। कैसे जरा देखते हैं। जनवरी समताप रेखा जिसे भारत को उष्ण कटिबंधीय और साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित करने के आधार के रूप में लिया गया है, 15 डिग्री सेल्सियस पर है। ईजो टेर्म टर्म को मानचित्र पर दिए गए समय के लिए तापमान के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, इसलिए इसका 7 में का डी सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं 8वां। ये भी कुछ पिछले प्रश्नों की तरह ही है, अर्थ का। इसमें भी हमें सुलिमित करना है कि कौन कौन से सही हैं। जल्दी से बताइए क्या हो सकता है आंसर, एक बार पढ़िए। इसका आंसर होगा कोयला, कोयला का होगा कर्णपुरा। ठीक है, और उसके बाद सोना, सोना का होगा हट्टी। ठीक है, और उसके बाद होगा मीका, मीका का नेल्लोर, और मैग्नीज जो है वो भंडारा। तो ये कुछ कूट प्रयोग है जिनके आधार पर लगाना है। इस आधार पर देखें तो ये हो जाएगा आपका 2 3 4 1, बी वाला सही है। कैसे सही है वो जरा देखते हैं इधर। उत्तरी कर्णपुरा कोयला क्षेत्र झारखंड में रांची, हजारीबाग, रामगढ़ और चतरा जिलों में स्थित है। सोने की खदानें कर्नाटक के कोलार और हंडी क्षेत्रों में समृद्ध हैं। नेल्लोर, विशाखापत्तनम जैसे क्षेत्रों में अभ्रक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और मैग्नीज महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में पाया जाता है। मुख्य बेल्ट इसकी नागपुर और भंडारा जिलों में भी पाई जाती है। इस विकल्प में खनिजों का सही मिलान और उपलब्धता दी गई है। तो बता लीजिए, इसका आंसर ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जिले भी दिए गए हैं राज्य के साथ साथ। तो ये 8 का बी। अब चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। अलमाटी बांध नदी पर है। अलमाटी बांध है, ये कहां है? गोदावरी में, कावेरी में, कृष्णा में, महानदी में। तो इसका आंसर है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। एक बार देख लेते हैं। अलमाटी एक बांध है जिसे लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है, और ये महाबलेश्वर जोर गांव के निकट कृष्णा नदी पर आधारित है। इस नदी का बेसिन आकार जो है, यानी इसका कुछ क्षेत्रफल है, फैलने का क्षेत्रफल है, ये लगभग है 25,08,948 वर्ग किलोमीटर के आसपास। तो आंसर इसका लगा लीजिए। इसका एक नाम है अलमाटी बांध, और अलमाटी बांध को ही हम कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री बांध। और ये महाबलेश्वर पड़ता है आपका कहां? ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। तो ये महाराष्ट्र में है। 10वां आपके सामने है। 10वें यूपी का मैप दिया गया है, और इसमें एबीसीडी क्षेत्र दिए गए हैं, और कह रहा है कि एबीसी क्षेत्र के आधार पर भाषा पहचानिए कि कौन सी भाषा है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर लगाना है। तो देखिए,
ए आपका ये है, ये आपका यूपी का एरिया, ये कुछ आपका राजस्थान का भी एरिया आ जाएगा, ये मध्य यूपी का हिस्सा है, ये आपका बी हो गया, और ये आपका पूर्वांचल वाला एरिया ये सी हो गया, और ये बिल्कुल लास्ट आपका यूपी का बॉर्डर ये डी हो गया। तो इसमें हमने ए बी सी डी मान लिया। तो ए है जो ये आगरा मथुरा के आसपास का एरिया है और इसमें बरेली तक का क्षेत्र है, ये आपका एरिया कहलाता है ब्रजभाषा, इसे कहते हैं ब्रजभाषा ए। और बी आपका जो लखनऊ के आसपास का ये है अवधि, इससे और बढ़ेंगे तो भोजपुरी, ये मैथिली। क्रम अरेंजमेंट करना है, ऑप्शन वही है, तो इसलिए इसका आंसर है सी। सी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कैसे जरा देख लेते हैं। तो ए बी सी डी चिन्हित उपरोक्त क्षेत्र में मथुरा, ए मथुरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ब्रजभाषा बोली जाती है। बी द्वारा चिन्हित लखनऊ क्षेत्र है, यहाँ अवधी भाषा बोली जाती है। सी उत्तर बिहार को दर्शाता है, इसकी भाषा भोजपुरी है। और डी उत्तर बिहार के पास के क्षेत्र को दर्शाता है जहां लोग मैथिली भाषा बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फरक्का नहर बहन, फरक्का नहर बहन की क्षमता है, ये फरक्का एक बांध है, नहर है, इसकी क्या क्षमता है? ये 75,000 केसेस के बराबर है, या 70,000 या 40,000 या 35,000? तो आंसर है इसका 40,000। कैसे जरा देखते हैं। गंगा से हुगली नदी तक पानी को मोड़ने के लिए हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा फरक्का बैराज बनाया गया था। इस तरह की शिफ्टिंग के लिए इसकी क्षमता 40,000 क्यूसेक है। यह पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के पार स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के पास स्थित है, ये आपका पश्चिम बंगाल जोन में पड़ता है। तो इसकी 40,000 क्यूसेक क्षमता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। 12 बताइए, 12वें क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित है? सागौन क्या जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं? नहीं। देवदार मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, हिमालय में नहीं पाए जाते हैं। चंदन महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, नहीं। चंदन सबसे ज्यादा ये दक्षिण में पाए जाते हैं। अगला सुंदरी पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही। सुंदरी डेल्टा वन में पाए जाते हैं और सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं, इसलिए आंसर इसका यही सही है। आप पढ़ सकते हैं व्याख्या। सागौन का पेड़ जम्मू कश्मीर में नहीं पाया जाता, बल्कि अन्य राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि में पाया जाता है। देवदार के पेड़ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। चंदन कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में पाए जाते हैं, दक्षिण राज्य में पाए जाते हैं। और सुंदरी का पेड़ प्राकृतिक रूप से पश्चिम बंगाल में पाया जाता है और ये सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, जिसे मैग्रोन वन के रूप में भी जानते हैं। 13वां बताइए। निम्नलिखित में से किसकी खेती पौधे रोप, निम्नलिखित में से किसकी खेती पौध रोप कर दी जाती है? तो ये आपका मक्का है, सोरगम, प्याज, सोया, ओनियन। इसका सही आंसर है ओनियन। देख लेते हैं एक बार। रोपण में नर्सरी पौध तैयार करना, फिर इन पौधों को तैयार मुख्य खेत में रोपना शामिल है। प्याज की खेती रोपाई के द्वारा की जाती है। यह कटाई नवंबर से जनवरी तक और फिर जनवरी से मई में की जाती है। यह भारत की प्रमुख फसलों में से एक है। इसके अलावा भारत दुनिया भर में प्याज उगाने वाले देशों में बड़े देशों में गिना जाता है। ठीक है, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इसको पहले रोपण विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। रोपण का मतलब है इसकी पौध लगाई जाती है, पौध लगाने के बाद इसको हम खेतों में मुख्यतः बीज की तरह काम के तौर पर करते हैं। जैसे गन्ने के साथ भी यही होता है। गन्ने का जो बीज होता है, एक टुकड़ा होता है, उसको पहले तैयार किया जाता है, उसको काटा जाता है, काटने के बाद उसको खेतों में डाला जाता है, तब ये तैयार होता है। ऐसे ही धान भी है हमारा, यानी जैसे चावल कहते हैं, धान की फसल भी इसी तरीके से उगाई जाती है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 13वां था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में भी चित्र दिया गया है कि नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार करिए। तो ये एक ए दिया है, ये ए, ये महाराष्ट्र का एरिया है ए, ये डी है, ये कर्नाटका और केरला का कुछ एरिया है, डी है। ये आपका एरिया बी है जो छत्तीसगढ़ का है, और ये एरिया आपका बिहार और झारखंड का है, ये बी और सी दिया है। तो ये आंसर क्या हो सकता है? तो दरअसल में ये ए वाला एरिया तो रिफ्ट घाटी क्षेत्र है, ये पक्का है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ मैदान आपका कहाँ है? ये आपका बी में है। छोटा नागपुर पठार ये झारखंड के आसपास है,
और वर्षा वाया छाया क्षेत्र जहां वर्षा नहीं होती मानसून की वजह से, और मानसून यहां से लौटते समय में वर्षा करता है वो कर्नाटका के क्षेत्र में, इसलिए सी सही है। तीन तो राज्यों के आधार पर ही है। अब एक बार हम लोग व्याख्या देख लेते हैं इसकी। ताप्ती और नर्मदा नदियों में युक्त एक भ्रंशघाटी क्षेत्र है। पूर्वी भारत में झारखंड का एक छोटा नागपुर पठार क्षेत्र है। वर्षा छाया क्षेत्र पश्चिमी घाट में से एक है, इसलिए सी सही है। सॉरी, 15 क्वेश्चन बताइए। इसमें भी हमें ए बी सी डी स्थान दिए, इसमें फसलों का सही क्रम लगाना है। तो सबसे ज्यादा मूंगफली होती है ए में, ये मूंगफली वाला एरिया है। अब ऐसे गन्ना आपका यूपी में भी होता है, लेकिन गन्ना का एरिया यूपी दिखाया नहीं, तो महाराष्ट्र में होता है। रागी सबसे ज्यादा आंध्रा के आसपास होती है और उड़ीसा में भी होती है। और आपका देखें डी में क्या है, तो डी में आपका इसमें और क्या दे सकते हैं, तमाकू। तो तमाकू आंध्र प्रदेश में होती है, हाँ, तो ये बी वाला सही हो सकता है, बी वाला ही सही है। मूंगफली, गन्ना, रागी और तमाकू। एक बार व्याख्या देख लीजिए। गुजरात क्षेत्र मूंगफली की खेती के लिए जाना जाता है, ये पिछले वाले प्रश्न में भी था। गन्ने की खेती वैसे पश्चिम महाराष्ट्र में होती है। उड़ीसा क्षेत्र में सबसे अधिक रागी होती है और तमाकू सबसे ज्यादा आंध्रा के इलाके में पाई जाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कागज निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? यमुनानगर, गुवाहाटी, शाहबाद, बलरामपुर। कूट का प्रयोग करना है हमें, तो सबसे ज्यादा तो यमुनानगर में होता है। इनमें कौन सा सही है? 1 2 3, 1 2 4। ठीक है, तो ये शाहबाद में तो नहीं होता, इसका मतलब आपका हो जाएगा 1 2 4 का विकल्प है कोई, हाँ जी बी है, 1 2 4। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग पढ़ लेते हैं। गुवाहाटी, यमुनानगर, बल्लापुर में कागज निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। शाहबाद भारत में कर्नाटक राज्य का एक शहर है जो कागज उत्पादन नहीं करता। शाहबाद तालुका शाहबाद स्टोन चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ये कर्नाटक का शहर है शाहबाद, और इसलिए विकल्प बी सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सत्रहवां प्रश्न, सॉरी 17वां प्रश्न आपके सामने है। अंडमान द्वीपों के समूह में रहने वाली जनजातीय आबादी से संबंधित है। इसको किस नाम से जानते हैं अंडमान द्वीपों में? इसे ऑस्ट्रेलाइट जाति कहते हैं, कॉकेसॉइड जाति कहते हैं, मंगोलाइट जाति कहते हैं, या नेग्रोगाइट जाति कहते हैं। तो इस अंडमान में रहने वाली जाति का पर्टिकुलर नाम है नेग्रोइड जाति। नेग्रोइड जाति कैसे, जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जनजातियां तो अलग अलग जातियों की हैं। ठीक है, अंडमान द्वीप समूह में रहने वाले अंडमानी, जारवा और ओगेन्स हैं, सेंटिलीज, नेग्रोटे समूह के हैं। ठीक है, तो अंडमान द्वीप समूह में रहने वाले अंडमानी, जारवा, ओंगेस और सेटिनलीज नेग्रोड समूह के हैं। ये इतनी जनजातियां अंडमान में रहती हैं। जबकि निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले निकोबारी और सोम्पेन मंगोलाइट समूह के लोग रहते हैं। इसका मतलब है अंडमान बड़ा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ 3-4 जातियां हैं, जनजातियां हैं, लेकिन इसमें से सबसे प्रमुख नेग्रोड समूह है और इसका पूरा नाम है सेंटिनलीज नेग्रोड समूह। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब हम चलते हैं 18वां। इसमें है सूची 1 में खतरनाक उद्योग जो बाल श्रम का उपयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने के लिए अग्रणी है। सूची 2 जहां स्थित है 7 सुनिश्चित करें। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही चयन करें। अब इसका आंसर बताना है। कांच उद्योग जो है वो विशेषकर सबसे अच्छा कौन से शहर में? कांच उद्योग सबसे ज्यादा है फिरोजाबाद में। ठीक है, इसके अलावा पीतल के बर्तन सबसे ज्यादा बनते हैं मुरादाबाद में। स्टील अगर मैं उद्योग की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्लेट उद्योग होते हैं मकरपुर, और हस्तकालीन जो कालीन है वो सबसे ज्यादा बनती है मिर्जापुर। ठीक है, अगर मिर्जापुर ना होता तो हम इसको बरेली भी लगा सकते थे, लेकिन मिर्जापुर का ऑप्शन दिया, इसलिए ए वाला सही है। 3 1 2 4। जरा हम लोग पढ़ लेते हैं कैसे। देखिए, कांच उद्योग फिरोजाबाद में स्थित है, मुरादाबाद में पीतल उद्योग है, स्लेट उद्योग माकरपुर में है, हस्तनिर्मित कालीन उद्योग मिर्जापुर में है। ठीक है, 19वां देखते हैं हम लोग। 19 में भी मैप दिया है, 1 2 3 4 स्थान दिया है। ठीक है, यूपी के स्थान दे रखे हैं, नेपाल के नीचे हैं। अब इसमें से मैं मैप में प्रयोग करना है, इनको मिलाना है। ये कौन कौन सी नदियां हैं? 1 2 3 4।
जल्दी से हम देख लेते हैं। तो देखिए ये बिहार का एरिया है और बिहार के एरिया में नंबर 1 जो है वो कोसी नदी है, तो कोसी नदी है, ठीक है। इसके बाद 2 पर मैं बात करूं, अगर मैं 2 पर बात करूं तो 2 पर जो नदी है वो नदी है गोमती नदी, 2 पर गोमती नदी है, ठीक है। 3 पर बात करूं तो ये नदी आएगी घाघरा नदी, और 4 पर बात करूं तो गंडक नदी। इसका मतलब विकल्प नंबर ए सही है। विकल्प नंबर ए सही कैसे, जरा देख लेते हैं। तो कोसी बिहार और नेपाल के बीच में स्थित है, बिहार और नेपाल के बीच में कोसी पाई जाती है। गोमती मध्य प्रदेश में पाई जाती है, हालांकि गोमती जो है आपका उत्तर प्रदेश में भी है, बीच में लखनऊ के आसपास है। मानसरोवर झील के आसपास है घाघरा नदी, और गंडक नदी भी नेपाल और भारत में स्थित है। 20वां देखिए, नदी में जल प्रदूषण को घुलित मात्रा में मापा जाता है, क्लोरीन से, ओजोन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से। तो नदी में जल प्रदूषण की घुलित मात्रा को हम ऑक्सीजन से मापते हैं। कैसे, जरा देखते हैं। यदि नदी में प्रदूषण अधिक होगा तो ऑक्सीजन की कम मात्रा घुलेगी। यह हाई वीओडी का स्पष्ट संकेत है। नदी में ऑक्सीजन घोलने का यह तरीका उसमें प्रदूषण के स्तर का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम 21 देखते हैं। निम्नलिखित सभाती राज्यों के क्षेत्रफल के प्रति 100 किलोमीटर सतही सड़कों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही क्रम क्या है, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा। तो इसमें से सबसे ज्यादा आपका होगा तमिलनाडु, पहला 1, फिर आपका पंजाब, नहीं नहीं नहीं, एक बार पढ़ना पड़ेगा, 100 वर्ग किलोमीटर सतही सड़कों की लंबाई के क्रम में, ठीक है। सतही का मतलब बाउंड्री, ठीक है, सही है। ये आपका 2 पर होगा, और ये 3 पर होगा, और ये 4 पर होगा। तो ये उल्टा हो जाएगा, 4 3 1। अब एक बार पढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सतही सड़कों के अवरोही क्रम के आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, 158.78, यानी तमिलनाडु के प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 158 किलोमीटर सड़कें हैं। पंजाब में यह आंकड़ा 127 के आसपास का है, महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 170 का है, और हरियाणा में सबसे कम है 63 का। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 22वां देखिए, गुजरात के कच्चे रूपरेखा मानचित्र पर क्रमशः 1 2 3 4 अंकों द्वारा दर्शाए गए 4 रेलवे जंक्शन है, इनका नाम पता लगाना है। ये 1 है, ये आपका 2 है, ठीक है, ये 3 है, और ये 4 है, ठीक है। तो कौन से रेलवे स्टेशन है, इनका नाम बताना है। तो पहला ए पर मेहसाणा जंक्शन, दूसरे बी पर ये आपका सुरेंद्र नगर स्टेशन, यानी फिर राजकोट पे जूनागढ़, और ये चारों के चारों जंक्शन है। तो मेहसाणा, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जूनागढ़, क्रम सही है बी। अब एक बार देख लेते हैं कैसे। तो यहां लिखा हुआ है मेहसाणा स्थापना मेहसाजी चावड़ा ने की थी, सुरेंद्रनगर की स्थापना 1964 में हुई थी, राजकोट घड़ी के पुर्जों और रेशम के काम के लिए प्रसिद्ध है, और जूनागढ़ की जनसंख्या दर लगभग इतनी है। तो यहाँ पर ये दिए गए हैं मेहसाणा, सुरेंद्रनगर, राजकोट और जूनागढ़ हैं जो रेलवे जंक्शन के रूप में चिन्हित किए गए हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो 23 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राज्यों का सही क्रम है जो मानचित्र पर सिंचाई के लिए, जो मानचित्र पर सिंचाई के लिए उनके भूजल उपलब्ध भूजल संसाधनों के रूप में अवरोही क्रम में दिखाया गया है, बताइए आंसर। तो 1 नंबर ये रहा आपका, ये पूर्वोत्तर का 1 नंबर है, ठीक है। ये आपका पश्चिम बंगाल वाला है, ये यूपी का है, ये महाराष्ट्र का है। तो क्या आंसर होगा इसका, तो ये होगा 3 4। सबसे नंबर 1 पर रखेंगे हम, 1 2 3, और सबसे कमजोर ये 4, ठीक है। तो 3 4 1 2, इसलिए विकल्प नंबर ए पढ़ लेते हैं। वर्ष 2013 में वार्षिक भूजल उपलब्धता अवरोही क्रम में है। 2013 में उत्तर प्रदेश में भूजल की उपलब्धता 71.58 BCM है,
2013 के भूजल उपदा सर्वेक्षण में महाराष्ट्र में केवल 31.48 बीसीएम है, असम में 28.90 बीसीएम है और पश्चिम बंगाल में सबसे कम 2656 यानी 26.56 बीसीएम है। बीसीएम एक पैमाना है भूजल को मापने का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 24वां प्रश्न देखते हैं हम जरिए, ठीक है। इसमें भी 4 जगह दी हैं और उसमें से हमें ये डिपेंड करता है कि अनुसूचित जनजाति का अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम जनजाति का क्या है, जल्दी से बताइए। तो ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले एक, और ये आपका मिजोरम है, तो मिजोरम को रखेंगे हम नंबर 2 पर। तो 1 2 और उसके अलावा ये 3 और फिर इधर वाला 4, इसका मतलब आ जाएगा 1 3 2 4। ए विकल्प सही है, सॉरी बी वाला सही था, मैंने ए वाला लगाया यार। 3 1 2 4 होगा, 3 1 2 4 का मतलब इसको हम पहले नंबर पर रखेंगे, ठीक है। और 1 नंबर का मतलब इसको दूसरे नंबर पर रखेंगे, ठीक है। और 2 नंबर का मतलब इसको तीसरे नंबर पर और इससे चौथे नंबर पर। तो सबसे ज्यादा जनजातियां पूर्वोत्तर में ही पाई जाती हैं, तो 3 1 2 4 का मतलब बी। तो देख सकते हैं मिजोरम के लिए 3 दिया है जहां एसटी का परसेंटेज 94.75, अरुणाचल प्रदेश के लिए 68.7, मणिपुर के लिए 34% और उड़ीसा में 22% के आसपास एसटी पाया जाता है। सबसे ज्यादा मिजोरम में पाया जाता है। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। कोंकण रेलवे से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक लाभान्वित होगा? तो कोंकण रेलवे जो है सबसे खतरनाक रेलवे जोन माना गया है। ये गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल को फायदा होगा। दरअसल में ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को काट कर बनाया है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। तो देखिए जॉर्ज फर्नांडीज द्वारा शुरू किया गया, जब जॉर्ज फर्नांडीज भारत के रक्षा मंत्री थे, उनके द्वारा ये 760 किलोमीटर कोंकण रेलवे योजना शुरू की गई थी, जो रोहा से मंगलुरु, महाराष्ट्र के रोहा से मंगलुरु के बीच स्थित थी। गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इसमें 4 राज्य हैं, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल, चारों राज्यों को जोड़ने का काम इसमें शुरू किया गया था। और इसमें सबसे ज्यादा रेलवे को मशक्कत हुई क्योंकि इसमें से पश्चिमी घाट पहाड़ी श्रृंखला को काटकर यह क्षेत्र बनाया गया, ठीक है। तो ये आपके थे 25 प्रश्न ज्योग्राफी के टॉप 25, आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तथा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। अभी के लिए फिलहाल में इतना ही, अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।